दोस्तों, यदि आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लगने का आपका सपना है तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। ख़ास तौर से यदि आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या बिहार स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत शानदार अवसर आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है बिहार अनुदेशक की, यानी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लगने की, टीचर लगने की ये वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसमें ऑल इंडिया से भर सकेंगे सभी, लेकिन उनके लिए किस तरह से नियम और कानून रहेंगे और बिहार वाले बच्चों को किस तरह से बेनिफिट मिलेंगे आरक्षण का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात करेंगे। आप कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। इस भर्ती से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ये वैकेंसी दोस्तों बिहार इंस्ट्रक्टर की है, अनुदेशक की है और इलेक्ट्रीशियन के लिए फ़िलहाल के लिए एडवर्टीज़मेंट है। हमारे पास जो एडवर्टीज़मेंट है वो इलेक्ट्रीशियन वालों का ही है, ठीक है। रेगुलर भर्ती है, यानी पूरी तरह से नियमित है। बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेस के भी ऑर्डर्स निकलते रहते हैं, इसलिए इन्होंने स्पष्ट लिखा है नियमित नियुक्ति, रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा। तो तैयार हो जाइए। यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें फुलफ़िल कर पाएंगे। एक बार क्रूशियल आपको डेट बता दूं, 23 मई 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 22 जून 2023 लास्ट डेट रहेगी, यानी एक महीने का समय आपको मिल रहा है। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। 23 मई को जैसे ही विंडो ओपन हो जाए तो एक बार रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है और देख लेना है कि क्या क्या विकल्प मांगे जा रहे हैं। फिर सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझना है और फिर फॉर्म अप्लाई करना है। कोई भी फॉर्म अप्लाई करते समय यही प्रोसेस अपनाया करो। रजिस्ट्रेशन होने का फिर बाद में बेनिफिट मिलता है कि लॉगिन वगैरह जल्दी हो जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट bstc.bih.nic.in है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ विजिट करके भी पूरी डिटेल ले सकते हैं। आइए इसके पद नाम, पोस्ट के नाम की बात करते हैं तो ट्रेड इंस्ट्रक्टर पोस्ट का नाम रहता है और ब्रैकेट में लिख दिया इलेक्ट्रीशियन। वेतनमान बड़ा शानदार है और वर्तमान में लेवल 6 पे रखा जाएगा, जहाँ 4200 रुपये ग्रेड पे होता है। देखो, बिहार की ये एक सबसे बड़ी खास बात है कि ये हर विभाग में है ना सैलरी बहुत देते हैं। बिहार में आईटी वालों के लिए जो ग्रेड पे है वो भी 2800 और 3600 है, जो कि राजस्थान में केवल 2000 है। हालांकि आईटी वालों के लिए यूपीपीसीएल में भी बहुत शानदार पे स्केल है। खैर, ये कुछ है डिपार्टमेंट। 9300 से 34,800 रुपये वाला पे स्केल है, जो यहाँ के राजस्थान में अधिकारियों को जो मिलता है वो है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर है, लेवल 6 में रखा जाएगा, 4200 रुपये ग्रेड पे है। स्केल बहुत शानदार है, लेकिन देखो जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है ना, ये आप कितना फुलफिल कर पाएंगे इस पर डिपेंड करेगा। क्या चाहिए? 10th के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या तो आईटीआई किया हुआ हो या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इसे हम एनएसी बोलते हैं। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र को बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसे हम आईटीआई करना बोलते हैं। यानी डायरेक्ट आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो भी ठीक है बिना आईटीआई के, और आईटीआई कर रखी है तो भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, एक्सपीरियंस चाहिए आपको। किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टीचिंग का अनुभव चलेगा, ठीक है ना, अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में 3 वर्ष का। हाँ, काम करने का अनुभव है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जैसे राजस्थान विद्युत वितरण में आपने काम किया है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कहीं भी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में काम कर रहे हैं या और कहीं भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट आईटीआई में आपने पढ़ाया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसका ऑफिशियल जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी पेमेंट आ रही हो ऑनलाइन और वो सारा डाटा उसमें दिया हो। अधिमान्य अर्हता का मतलब होता है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब है ज़रूरी। कुल मिलाकर CITS या CTI बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में, वो भी किया हुआ होना चाहिए। यानी ITI, एक्सपीरियंस और CTI, तीनों चीज़ें चाहिए। CTI वालों को एक हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर दिया है
कि अगर CTI ना भी है तो आप कर सकेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट का मुझे यहाँ ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा है। मैं कारण बताऊँगा आपको क्यों नहीं आ रहा है, पहले डिटेल बताता हूँ। इन्होंने एक स्पेशल नोट लिख कर बोल दिया कि ऐसे आवेदक जो अधिमान्य अहर्ता नहीं रखते हैं। अधिमान्य अहर्ता कौन सी थी? CITS वाला। यानी CITS अगर नहीं है तो वो अपने नियुक्ति के लिए यदि चयन भी हो जाता है तो अपना कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से 3 वर्ष के अंदर अंदर CITS कोर्स पूरा करना। यानी आप जॉब लगने के बाद भी CITS दे सकते हैं, ठीक है। यानी कर नहीं रखी, इंस्ट्रक्टर लग गए, अब CTI कर लो 3 साल के अंदर अंदर। CTI 1 साल का कोर्स होता ही है, इस पर पूरी डिटेल से हमने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी छूट है, यदि 3 साल किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो भी आपको छूट मिल जाएगी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्यों नहीं कर पाए, करना ही था, यानी छूट मिल जाएगी। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस में CTI के 20% नंबर जोड़े जाएंगे। वो कैसे जुड़ेंगे? यदि नहीं है तो उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, और अगर नंबर नहीं जुड़ेंगे तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे पूरी डिटेल आएगी जिस पर हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको सीटों का क्राइटेरिया थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे है। फीमेल के लिए रिजर्व है सीटें। अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 63 यानी 63 सीटें हैं। वहीं महिलाओं के लिए जो है वो 21 सीटें हैं, ठीक है। यानी अनरिजर्व की 63 में से 21 है, ये ध्यान रखना, टोटल मत जोड़ देना। टोटल 153 सीटें ही हैं। 153 में से फीमेल को 49 सीटें दी जाएगी, महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है। EWS वाले बच्चे जो है इनके लिए 16 और 5, और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए और ST के लिए, ठीक है। OBC के लिए, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, स्पेशल बैकवर्ड जो है उनके लिए, और OBC जो है उनके लिए 15 सीटें हैं। तो सीटों की डिटेल और क्राइटेरिया आपने यहाँ से समझा। हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या मिनिमम डाटा जो है वो चाहिए जिसके लिए सिलेक्शन होगा। अच्छा, एज की भी बात करूँ, एज बहुत शानदार है। एज है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की एज, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अदर स्टेट वाले बच्चे अनरिजर्व में ही आएंगे, उनको कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। ये अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट के लिए है। अनरिजर्व की जो फीमेल कैंडिडेट है ना, उनके लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की है, यानी महिलाओं को 3 वर्ष की छूट और है। अदर स्टेट से भी अगर महिलाएं भरेगी तो वो भी अनरिजर्व में जाएगी तो उनको भी छूट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अनरिजर्व में आपको है इस एज के तहत भरना है, यानी अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, भले आप किसी कैटेगरी से हो। यानी आप UP, MP, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इनमें से किसी भी ज़िले से वहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अनरिजर्व में काउंट करेंगे। 37 वर्ष की एज है। OBC मेल फीमेल के लिए 40 और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष की एज रखी गई है, जो कि बहुत बड़ी एक रेंज हो गई एक तरह से मैं कहूँ तो एज में छूट के लिए। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने। देखो चयन प्रक्रिया में क्या होगा, पहले एक रिटन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबरों का ये परीक्षा आपका 2 घंटे के लिए होगा, यानी 120 मिनट मिलेगी। 100 आपके MCQ रहेंगे। 100 MCQ के 2 पार्ट होंगे। 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के होंगे, जो कि बिहार स्टेट के भी हो सकते हैं और जनरल जो करंट GK पूरे देश का कहीं से भी है वो भी हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर आपको सही करने पर मिलेगा। 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, डिटेल ये नीचे दे ही रखी है तो ये रही सारी डिटेल। देखो 20% कार्य क्षेत्र ज्ञान और 80% और 20% सामान्य अध्ययन विषय के होंगे, यानी जनरल स्टडी जिसको अपन बोलते हैं, सामान्य क्या चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में कार्य क्षेत्र में जो सिलेबस आपका DGT के द्वारा दिया गया IT वाला सिलेबस रहेगा, कोई भी अलग या एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 20% जो है सामान्य अध्ययन और समसामयिक मुद्दे, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं समसामयिक को, यानी करंट में अभी सिनेरियो में क्या चल रहा है,
1 नंबर मिलेगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। CBT होगा 1 से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन वाली एक बड़ी, आजकल मैं कहूँ कि क्या शब्द वो यूज करूँ इसके लिए, मैं प्रॉब्लम ही क्रिएट कर दी एक तरह से। मैं इससे कभी सहमत नहीं होता हूँ। अब देखो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, पेपर तो ले लिया लेकिन मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, तो ये देखो जो ओवरऑल आपकी मेरिट बनेगी वो 125 नंबर में से बनेगी। 125 में से कैसे डिसाइड होगा, पेपर में बनेंगे आपके 50% नंबर, पेपर में जितने आएंगे उसके कितने लिए जाएंगे 50% नंबर। मान लेते हैं कि कोई बच्चा 80% पेपर हल कर लेता है, मतलब सही कर देता है या 80% नंबर लाता है, तो उसके यहाँ 40 नंबर जोड़े जाएंगे। यानी आपने 100 में से 80 लिए थे लेकिन जोड़े कितने जाएंगे, 40 ही जोड़े जाएंगे। घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं सबके लिए लिए जाएंगे। उसके बाद में देखो जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है उसका 20%, यानी मान लेते हैं कि किसी बच्चे के ITI में 80% आते हैं, ITI में लगभग 80% है, तो यहाँ से 20% यानी 16 नंबर ले लिए जाएंगे। फिर ये देखो ये रहा CTI में जो आपके नंबर है उनका भी 30% नंबर लिया जाएगा, ठीक है। CTI के 30% नंबर जोड़े जाएंगे, मैं 20 ही सोच रहा था, सॉरी। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, जिन बच्चों की CTI नहीं है वो कैसे नंबर अपने यहाँ देंगे या कैसे नंबर दे पाएंगे, तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो गया। अब मान लेते हैं कि CTI में आपके 70% नंबर आए थे, किसी बच्चे ने CTI किया पर 70 नहीं माने, CTI में भी ज़्यादा ही नंबर आते हैं। CTI में भी बच्चे ITI की तरह 80 90% लेकर आते हैं। खैर हम तो एक आंकड़ा मान रहे थे, 80% यहाँ मान लेते हैं क्योंकि हर जगह हम 80% ही ले रहे हैं। तो इस 80 में से 24 नंबर उस बच्चे के यहाँ ले लिए जाएंगे। उसके बाद में जो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे उनको एक्सपीरियंस के नंबर और मिलेंगे। 1 वर्ष यदि काम किया हुआ है उन्होंने तो 5 नंबर मिलेंगे, अधिकतम उनको 25 अंक मिल सकेंगे। यानी किसी ने 5 साल नौकरी करी तो भी 25 मिलेंगे, 6 साल से नौकरी कर रहा है तो भी 25 मिलेंगे। हाँ यदि 4 साल ही नौकरी करी है तो 20 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई बच्चा 4 साल से नौकरी कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसको यहाँ से 20 नंबर और मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 20। अब इन सब को जोड़ लो आप, कितने हो गए ये आपके 20, 40, 80 और 100, यानी ये सिनेरियो रहता है तो 125 में से 100 नंबर आपके आए हैं, ऐसे बनेगी मेरिट। अब यहाँ पर 2 बड़ी बातें मेरे सामने निकल कर आ गई, जो वो क्या है, बिना CTI के भरोगे तो ये 30% नंबर नहीं मिलेंगे। 30% नंबर का मतलब 24-25 नंबरों का नुकसान। 80% मैक्सिमम मान लिए अपन ने और 70% मिनिमम मान लेते हैं। इससे नीचे तो CTI में भी कोई नहीं रहता, यानी 21। कहने का मतलब 20 नंबर का सीधा नुकसान, मेरिट में नीचे जाएंगे, सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है। तो बिना CTI के शायद आप ना अप्लाई करें तो मुझे लगता है सही रहेगा, या फिर ऑफिशियल, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें कि नंबर अभी जोड़े जाएंगे या बाद में भी जोड़े जा सकते हैं। बाद में जोड़े जाएंगे तो अभी मेरिट कैसे बनेगी या सिलेक्शन कैसे होगा। सो प्लीज़ आप एक बार हेल्पलाइन पर मेल करके पूछ सकते हैं कि यदि बिना CTI के भरेंगे तो उनको इन अंकों का बेनिफिट आप किस आधार पर देंगे। सवाल तो बड़ा जायज़ है, पूछना बनता है। इन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, मैंने पूरा पढ़ा है कि बिना CTI के यदि भरोगे तो इन अंकों का क्या होगा, इसका फिलहाल के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और आपको अगर पता है थोड़ा बहुत तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और सटीक कमेंट जिसका आएगा उसका कमेंट हम पिन भी कर देंगे। कोशिश रहती है, देखो हम जितनी जानकारी जुटा पाते हैं आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये था कि कॉन्ट्रैक्ट पे यदि आपने बिहार में काम किया हुआ है तो ही फ़ायदा मिलेगा, यदि आप राजस्थान में काम कर रहे थे तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ ये रहा, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय, यानी निदेशालय बोलते हैं इसको, डायरेक्टरेट बोलते हैं, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन आपने काम किया, और जिसका नीचे इन्होंने एक नियमावली दी हुई है ये रहा कि बिहार सरकार के एक आदेश संख्या इन्होंने बताई हुई कि उस आदेश के लिए आपने यदि काम किया हो तो आप भर सकेंगे। फ़ीस का कोई ज़्यादा है नहीं लफड़ा, नॉर्मल फ़ीस है, 600 रुपये के आसपास फ़ीस है। मैं अब डिटेल आएगी तो मैं बताऊँ आपको, नहीं तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, है ना। देखो ये रहा डिटेल। जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये की फ़ीस है,
जो बिहार से है। अदर स्टेट से जितने भी बच्चे हैं वो सारे जनरल में जाएंगे तो उनको 600 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी, और महिला कैंडिडेट के लिए 150 रुपये की फ़ीस है, और SC ST के लिए भी 150 रुपये की फ़ीस है। तो ये था मोटा मोटा क्राइटेरिया इसका। आई होप भर्ती से संबंधित आपको न्यूज़ सारी जानकारी मिल गई होगी। चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह की भर्तियों के लिए हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की अपडेट टेलीग्राम पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए हुए 5 से 7 दिन हो गए हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन टेलीग्राम पर डाल दिया था, वीडियो आज बना रहे हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।